मेरा नाम अमन है। पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और दो छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा, एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहाँ से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज़ जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करते थे। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए। शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है। नौजवानों की उम्र थी।
एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूँगा और उसी रास्ते से निकलूँगा जहाँ माँ मना करती थी, और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी जहाँ से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत है, साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रहे थे। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊँगा और झाड़ियाँ काट लूँगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वो यहाँ से आने के बजाय लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहाँ पर जाते हुए मज़ा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज़ की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज़ थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज़ लग रहे थे मगर पानी नहीं था, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी, आज मास्टर जी काफ़ी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रहे थे और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेज़ी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उसी में से घर के अंदर घुस गई।
फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई। शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस गिलास के नीचे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने वो गिलास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने गिलास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा पूरा खुला और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नज़र आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से ज़मीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज़ था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अचानक एक तेज आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने उठकर देखा तो बगल की खिड़की खुली हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और खिड़की
हवा के कारण ही बार बार बज रही थी और शायद इसी की वजह से मेरी नींद भी टूट गई। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर थोड़ा सिर निकाल कर बाहर देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ एकदम जैसे एक तरफ झुक से हो गए थे हवा के कारण, और बहुत ही डरावनी सनसनाती हवाएं जैसे कमरे के अंदर भी आ रहे थे। मेरा नाम राजीव है। इस घर में बस अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं और आज ये तूफान आ गया। मुझे ये घर बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया। पता नहीं ये 2 मंजिला इमारत इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। खैर हाँ, थोड़ी सुविधाओं की कमी ज़रूर है। यहाँ से दुकान थोड़े दूरी पर है और हाईवे भी काफ़ी दूर है, मगर मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही है। मेरा काम लेखक का है और लेखक को ऐसी जगहों पर शांति मिलती है और शांति में ही तो लेखक का सारा काम होता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर खरीद ही लिया। मेरे इस घर के आसपास और कोई घर नहीं था सिवाय पेड़ों के और झाड़ियों के। साथ ही में एक छोटा सा जंगल भी था। छोटा इसलिए क्योंकि ये जंगल एक सड़क से होकर गुजरता था और उस सड़क से सटा हुआ था, इसलिए वो जंगल ज़्यादा घना नहीं था। खैर मैं खिड़की से सिर निकाल कर अभी बाहर की हवाओं का मज़ा ले ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक पेड़ के पास किसी चमकती सी चीज़ पर गई। मेरी नज़र उस चीज़ पर जैसे अटक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर निकाल कर घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि रात के 2:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए, भला उस पेड़ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी चमक रही है, वो भी इस घनघोर अंधेरे में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने वापस अपना सिर बढ़ाकर नीचे झांका तो पाया कि वो कोई चीज़ तो है, मगर वो अपने आप हिल भी रही है जैसे कोई इंसान हो, मगर किसी इंसान का शरीर इतना तो नहीं चमक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं और गौर से देखने लगा, तभी उस चीज़ ने वापस से अपना शरीर हिलाया। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान ही है, मगर इतनी रात में कोई इंसान यहाँ पर क्यों ही आएगा। तभी उस चीज़ ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि वो एक औरत है, एक खूबसूरत औरत जो कि साड़ी पहने मेरे घर के ठीक नीचे ही खड़ी है, एक पेड़ के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन और यहाँ क्या कर रही है। तभी मैंने उसे आवाज़ लगाया, कुछ चाहिए आपको? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तभी मैं अपना शर्ट पहनकर चलते चलते नीचे उतरा और फिर अपने घर से बाहर निकला तो पाया कि वो एक औरत ही है जो एक पेड़ के पास खड़ी है। उसका सिर दूसरी तरफ था, मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिख रही थी। मैंने वापस से उसे आवाज़ लगाई, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और मैंने फिर से एक बार आवाज़ दी, आपको कुछ चाहिए? तो वापस से भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई बहरी तो नहीं है, कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रही। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने हाथ रखा कि एकदम से मेरा हाथ नीचे को सरक गया और उसके शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। किसी इंसान के शरीर के आर पार किसी का हाथ कैसे निकल सकता है।
तभी वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे से जैसे खून टपक रहा था। उसका सर एक तरफ से पूरा फटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है। मैं ठिठक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो औरत एकदम से मेरे करीब बढ़ने लगी। तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वो औरत एकदम से दूर चली गई। जिसके बाद मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर एकदम से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह मैंने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की। तब जाकर उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक औरत ने आत्महत्या की थी। दरअसल वो उस घर की बालकनी से नीचे कूद गई थी। इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उस दिन के बाद ही मैंने तुरंत ही वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।